अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6.5 देखने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है ABCD करके 4 क्वेश्चन हैं, सबको बारी बारी से देखेंगे। ए नंबर में बोल रहा है क्या कि अगर एक नॉर्थ और साउथ पोल इस तरीके से बार मैग्नेट का मतलब नॉर्थ और साउथ पोल है और बीच में कोई कॉइल रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो पास करेगा। तो बोल रहा है क्या कि अब बस सब कुछ एकदम ऐसे भी स्थिर है, ठीक है। अगर ये बहुत बड़ा मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, तो क्या इसमें करंट डेवलप हो जाएगा? अगर सब कुछ ऐसे ही स्थिर है तो नहीं डेवलप होगा। इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि चाहे मैग्नेट ताकतवर हो या कमज़ोर हो ना, होना ये चाहिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बदलना चाहिए ना। मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तभी तो करंट डेवलप होता है ना। ये हम लोग फैराडेज लॉ में पढ़े ना। अगर यही कॉइल अंदर बाहर हो रहा होता या मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ रहा होता, घट रहा होता, या बढ़ रहा होता, घट रहा होता, तब जाके बदल रहा होता मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, फ्लक्स का वैल्यू इस कॉइल से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का संख्या बढ़ घट रहा होता, तब करंट डेवलप होता। लेकिन यहाँ पे चाहे बड़ा ही मैग्नेट, हम बहुत बड़ा ताकतवर मैग्नेट, बहुत बड़ा टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला ताकतवर मैग्नेट है, लेकिन वो मैग्नेट बस रखा हुआ है चुपचाप और बीच में कॉइल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, पास कर रहा सब कुछ, ठीक है, लेकिन स्थिर है ना सब कुछ ना, कुछ बदल नहीं रहा ना। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स इससे बदलेगा नहीं तो करंट डेवलप होगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया नो। बी नंबर में बोल रहा है क्या कि अगर कैपेसिटर है, ठीक है, तो कैपेसिटर है तो भैया एक पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया करंट डेवलप कराएगा नहीं। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे कॉइल रखा हुआ है। दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन कि जब कॉइल जो है वो पूरी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली अपना ऐसे स्थिर है, कोई तरह का दिक्कत की बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है तो ये किसी तरीके से आराम से कुछ भी जनरेट वगैरह नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आगे चल के आगे के चैप्टर में पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह जो चैप्टर है, उसमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट वगैरह कैपेसिटर में आता है। तो खैर वो सब बात की बात है। हम सिंपली यहाँ बात करते हैं क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा एक कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बदल रहा है। हाँ, अगर बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होता ना तो आप जानते हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होता, बदल रहा होता, तो बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसके बारे में चैप्टर नंबर 8 में है। और बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर करंट डेवलप कर देता है। लेकिन चूंकि कैपेसिटर है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड अपना यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ घट रहा है, घट रहा है, ऐसा तो सवाल में बोला नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ घट नहीं रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पर रहता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच। देखा गया है ये चैप्टर नंबर 8 में इसके बारे में कि अगर कोई कैपेसिटर है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी देखा गया है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे बदलेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, तब वहाँ पे बहुत लिटिल अमाउंट में देखा जा सकता है। तो खैर सिंपल, वो सब चीज़ चैप्टर नंबर 8 में जाएंगे वहाँ पे। यहाँ पे तो ऐसा कुछ सिचुएशन भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है। यहाँ पे तो सिचुएशन बस इतना ही है कि हाँ भैया करंट, ये सॉरी, एक कॉइल रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखा हुआ है, तो ये हमारा, और ये चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट है, तो ये किसी प्रकार का कोई करंट डेवलप नहीं करेगा। अगर ऐसा भी सिचुएशन होता जैसा कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है और पार्शियली भी अगर थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा बाहर है, लेकिन स्थिर है ना, रुका हुआ है ना, तो किसी प्रकार का फिर ये इसके अंदर करंट डेवलप नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी अगर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बदल तो नहीं रहा। इलेक्ट्रिको फ्लक्स पे देखें तो भी तो बदल तो रहा नहीं, कांस्टेंट है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं कौन सा, सी नंबर को देखते हैं। अब देखिए सी नंबर पे बात करते हैं, ठीक है। सी नंबर में क्या है सिचुएशन कि ये दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर आयत के शेप का कॉइल है और एक सर्कुलर यानी कि ऐसा मेरा कॉइल है, ठीक है। और दोनों को कांस्टेंट रफ्तार से, एक समान रफ्तार से बाहर की तरफ निकाला जा रहा है, ठीक है। तो बताना है कि किसमें जो है ईएमएफ यानी कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो कांस्टेंट रहेगा,
ठीक है, जो ईएमएफ डेवलप होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ईएमएफ जो डेवलप होता है वो तो फ्लक्स के चेंज करने पे, फ्लक्स का क्या फार्मूला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है क्या, बी ए कॉस थीटा ना। यानी कि अगर एरिया बदल रहा है तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ या करंट डेवलप होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरा कांस्टेंट किस में रहेगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा सा, अगर आप इस पे बात करते हैं तो जब ये जिस रफ्तार से निकल रहा है कॉइल भी अभी उसी रफ्तार से निकालेंगे। जब इसको आप निकालोगे तो देखो, तो अभी तो चूँकि पूरी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में ही है, तो अभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना है अभी भी उतना ही कर रहा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये बाहर निकलेगा, देखिए बाहर निकलेगा तो क्या होगा, हर एक सेकंड में कितना कितना एरिया इसमें बाहर निकलेगा। देखिए तो एक सेकंड में जितना एरिया, फिर अगला एक सेकंड में उतना ही एरिया, फिर अगला एक सेकंड में उतना ही एरिया, फिर अगला एक सेकंड में उतना ही एरिया, फिर अगला एक सेकंड में उतना एरिया ना। सेम एरिया निकल रहा है ना बाहर जो निकल रहा है, तो फिर अगला एक सेकंड में उतना ही एरिया बाहर निकलेगा। हर एक सेकंड में सेम एरिया मेरा बाहर निकल रहा है। ठीक है, अगर एक रफ्तार एक कांस्टेंट स्पीड से लेके गए हैं तो यानी कि प्रति सेकंड जो हमारा जो एरिया इससे बाहर निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर इसको बात करें तो इसमें आप देखिए तो प्रति सेकंड, उसमें तो क्या मेरा सेम टू सेम निकल रहा था। इसमें देखिए पहला एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट रहेगा ना, हर एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जितना होता है वही तो मेरा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, हर एक सेकंड में जितना जितना दूरी तय कर रहा है वही तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है। तब ये भी हर एक सेकंड में डिस्टेंस तो उधर उतना ही तय करेगा। तो डिस्टेंस जब उधर तय करेगा तो एक सेकंड में देखिए, एक सेकंड में इतना निकला, तो इसका देखिए एरिया कितना है, इतना एरिया है ना, इतना दूर में इतना से एरिया। जब अगला एक सेकंड में थोड़ा सा और पास करेगा तो अब देखिए इसका एरिया, ये एरिया थोड़ा ज़्यादा हो गया कि नहीं। अच्छा, अब अगला एक सेकंड में फिर जब थोड़ा सा उतना ही खिसकेगा तो अब देखिए यही एरिया मेरा क्या है, थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर अगला एक सेकंड में उतना ही बाहर निकलेगा, लेकिन एरिया अब थोड़ा कम हो रहा है, अब थोड़ा कम एरिया, अब थोड़ा कम एरिया बाहर निकला। तो जब ये बाहर निकल रहा होगा तो प्रति सेकंड अभी अब ज़्यादा एरिया, अब कम एरिया निकल रहा है बाहर। तो इसमें जो एरिया में बदलाव हो रहा है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन इसमें जब एरिया चेंज कर रहा है तो प्रति सेकंड एकदम कांस्टेंट रेट से एरिया बाहर निकलता है। आप दोनों को एक साथ देख सकते हो, जब ये बाहर निकलेगा दोनों, जब ये दूरी होगा तो इसका जो ये डिस्टेंस है ऊपर से नीचे तक एक जैसा है ना, और इसमें ऊपर से नीचे तक जब जाओगे तो इधर का कम एरिया, फिर यहाँ ज़्यादा एरिया, फिर कम एरिया, ऐसे करके है ना। तो इसमें एरिया में बदलाव का जो दर है ना वो कांस्टेंट होता है, इसलिए ये कांस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें। और ये जो है इसमें एरिया मेरा पहले क्या हुआ, बढ़ा फिर घटा। तो एरिया में बदलाव का जो दर है इसमें मेरा कांस्टेंट नहीं है, एरिया में बदलाव का दर कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। तो इसमें ईएमएफ कांस्टेंट डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर, जो ये था रेक्टेंगल ना, ये वाला, तो इसकी बात करें अगर तो हाँ, इसमें मेरा कांस्टेंट ईएमएफ डेवलप होगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग डी नंबर पे बात करते हैं। अब हम लोग डी नंबर को देखते हैं। ठीक है, डी नंबर में क्या है, इधर से नॉर्थ पोल आ रहा है, इधर से साउथ पोल आ रहा है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात आप ये तो जानते होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, लेंज लॉ ना, वो विरोध करने वाला। और एक चीज़ और भी पता होना चाहिए कि अगर करंट ऐसे घूम रहा है किसी कॉइल में तो वो कॉइल एक मैग्नेट की तरह काम करता है, और अगर ऐसे घूम रहा है और करंट की दिशा में फिंगर घुमाएंगे तो अंगूठा हमको बताएगा कि इधर नॉर्थ पोल और उस तरफ साउथ पोल। ये पता है ना आपको, ये पता होना चाहिए। अगर करंट ऐसे घूम रहा है, करंट ऐसे घूम रहा है तो करंट की दिशा में अगर फिंगर घुमाते हैं राइट हैंड का तो अंगूठा हमको बताता है कि ये कॉइल जो कि एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, तो ये फिंगर इधर घुमाएंगे तो अंगूठा बताएगा कि इधर उसका नॉर्थ पोल बनेगा और उस तरफ साउथ पोल। ये ध्यान पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या आते हैं, बात करते हैं क्या कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इधर से नॉर्थ पोल आ रहा है, इधर से साउथ आ रहा है। इसमें जो करंट डेवलप तो होगा ही, तो हम जानते हैं। हमको बताना है कि ए और बी में कौन सा प्लेट पॉजिटिव कौन सा प्लेट निगेटिव होगा।
ए और बी ये मेरा एक कैपेसिटर जैसा है कनेक्टेड है। अब इस फोटो में ये जो कैपेसिटर है ना, ये बाहर की तरफ नहीं है, ये अंदर की तरफ है, यानी कि ये इस तरीके से है, तो यहाँ पर है बेचारा, ठीक है, ये इस तरीके से, हाँ ये इस तरीके से, ठीक है, दोनों को ऐसे करके रख देते हैं, ठीक है। ये मेरा बी हो गया और ये मेरा क्या, ए हो गया। बी से ब्लैक, तो इसको बी रख दिए, ये मेरा क्या, ए। दोनों का चार्ज बता देंगे किस पे क्या चार्ज है। तो इधर से देखिए नॉर्थ पोल आ रहा है, इधर से साउथ आ रहा है, और इस क्वाइल में इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए लेंज लॉ के हिसाब से। ये क्वाइल जो है उसमें करंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि जो ये क्वाइल है मेरा जो खुद मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करे, वो डेवलपमेंट उसका ऐसा होना चाहिए, ये जो करंट में जो इसमें पैदा होगा ना क्वाइल में, वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इस आने वाले साउथ को भी रोक दे, आने वाले नॉर्थ को भी रोक दे। यानी कि इस क्वाइल में कुछ ऐसा करंट को डेवलप होना पड़ेगा ताकि ये क्वाइल इस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल बना ले और यही क्वाइल मेरा इस डायरेक्शन में साउथ पोल क्रिएट कर ले, तब ना आने वाले साउथ को भी विरोध कर देगा, आने वाले नॉर्थ का भी विरोध कर देगा। तो ऐसा स्थिति कब होगा क्वाइल में? तभी होगा बाबू जब अभी थोड़ा देर पहले बताएं, अगर इस क्वाइल में ये है ए, ये है क्या बी, अगर इस क्वाइल में करंट ऐसे डेवलप होगा, करंट ऐसे डेवलप होगा, तब ना सामने नॉर्थ बनेगा और उधर साउथ बन जाएगा। जब उधर साउथ बनेगा तो आने वाले साउथ का भी विरोध, इधर नॉर्थ बनेगा तो इधर से आने वाले नॉर्थ का भी विरोध। यानी कि करंट को कैसे घूमना होगा? ऑब्वियसली ऐसे घूमना पड़ेगा। तो करंट को ऐसे घूमने का मतलब इलेक्ट्रॉन को उल्टा डायरेक्शन में आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं करंट के उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो यहाँ पे तो बीच में तो कुछ भी नहीं है ना, खाली जगह है ना, हवा है ना। तो जब भैया करंट ऐसे जाना मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गया हो, करंट ऐसे जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे गया होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया होगा तो इसी प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के आया होगा। तो जब इस प्लेट से, ए प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आया, तो किसी भी जगह से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, सिंपल। तो ए के पास कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल के इस पास गया तो बी के पास कैसा? निगेटिव। तो सिंपल ध्यान रखना है आपको कि ए के पास कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव। और बी के पास कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव। पॉजिटिव और बी के पास क्या? निगेटिव। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आएगा। थ्योरी के लिए हमारा प्लेलिस्ट और नोट्स के लिए, PDF नोट्स वगैरह सब के लिए हमारा वेबसाइट www.physicsbymanual.com। बाय।